Good evening to all. I hope you all are really well. I myself Rohit and I'm going to present molecular basis of inheritance lecture 5. Student, in previous lecture we study about the experiment to what is the genetic material. It is DNA or protein. And now in this lecture, student, we discuss about the experiment which prove that which create difference between RNA and protein. Is the RNA is a genetic material or protein is a genetic material? In previous lecture we study about DNA is a genetic material or protein is a genetic material, and the conclusion is DNA is genetic material. And now in this lecture we study about difference between the basis of genetic material in RNA or protein. And second one, we discuss about DNA replication. We start our DNA replication, and in DNA replication we in this lecture we cover the topic is the semi-conservative nature of DNA replication. Okay, so this is the our content for today lecture. So start with I myself Rohit, and I study MSc from Guru Jambeshwar University and BSc from Delhi University Sri Venkateshwara College 2013 to 2016. Okay, start with our lecture. So first is, in some virus there is RNA as a genetic material. Okay, initially some scientists search on it and find that RNA is also act as genetic material. So what is this experiment? Start with our scientist is फ्रैंकल एंड कॉनरेड. इन्होंने क्या किया बेटा, 1950 के अंदर इन्होंने ये क्रिएट करना था कि कईयों में तो देखो डीएनए आपका मोस्टली प्रेजेंट होता है. अब इन्हें ये प्रूव करना था कि आरएनए और प्रोटीन में से कौन आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए और प्रोटीन में से. ठीक है, इन्होंने क्या किया, किसके ऊपर स्टडी की, इन्होंने तंबाकू प्लांट के ऊपर स्टडी की. ठीक है ना. बेसिकली ये होता क्या है, इस प्लांट के अंदर आप इस वायरस के अंदर आपका आरएनए भी होता है और प्रोटीन भी होता है. ठीक है ना. इस वायरस के अंदर जो आपका तंबाकू मोज़ेक वायरस होता है उसके अंदर. तो बेसिकली इन्होंने क्या क्या किया, इनके मेथड क्या क्या थे. इनके पास बेटा एक आपका पूरा वायरस था. ठीक है ना. इस वायरस के पास बेटा प्रोटीन थे, इस वायरस के पास पूरा प्रोटीन थे और ऊपर एक जेनेटिक मटेरियल भी होता है इनके पास. ठीक है, इनके पास एक जेनेटिक मटेरियल. तो इन्होंने क्या किया, प्रोटीन एंड आरएनए वर सेपरेटेड. इन्होंने क्या किया, जो तंबाकू वायरस होता है, ठीक है, उनकी दो स्ट्रेन के एक स्ट्रेन का एक में से प्रोटीन ले लिया और एक में से आरएनए ले लिया, दूसरे का प्रोटीन ले लिया और दूसरे का आरएनए लिया. इस तरीके से मतलब दो वायरस को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया. ठीक है, और फिर क्या बनाए, इनके बेटा हाइब्रिड बनाए. इनके हाइब्रिड बनाए मतलब इसका प्रोटीन इसका आरएनए और इसका आरएनए इसका प्रोटीन, और एक अलग तरीके का मतलब दो अलग तरीके का हाइब्रिड आपके वायरस बना दिए. और ये चेक किया कि अगर अगले आने वाली प्रोजेनी के अंदर आरएनए की वजह से चेंज आ रहे थे या डीएनए की वजह से चेंज आ रहे थे. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक हेल्थी तंबाकू प्लांट के अंदर अपने हाइब्रिड वायरस को इन्होंने इंजेक्ट करवाया और ये देखा कि इस प्लांट के अंदर जो सिम्टम्स थे वो किसके आ रहे थे, मतलब हाइब्रिड जो बनाया उसके आरएनए के वजह से आ रहे थे या उसके प्रोटीन की वजह से आ रहे थे. इन्होंने लास्ट में अपना कंक्लूजन दिया कि जो आपका चेंजेस आ रहा था वो आपकी न्यूक्लिक एसिड की वजह से आ रही थी, मतलब आरएनए की वजह से आ रही थी, प्रोटीन की वजह से नहीं आ रही थी. देखो किस तरीके से करवाया इन्होंने. क्या किया, आपका देखो इस तरीके का ये वायरस होता है टीएमवी तंबाकू मोज़ेक वायरस. इसमें ये एरिया आपका प्रोटीन होते हैं. ठीक है ना, ये एरिया आपका प्रोटीन है और यहाँ पे आपका आरएनए होता है. ठीक है, इन्होंने यहाँ से आरएनए लिया और प्रोटीन लिया और इसको रिकंस्टिट्यूट करवा के एक आपके प्लांट के अंदर इन्होंने इन्फेक्ट करवाया. ठीक है, तब आपके इन्होंने रिजल्ट देखे. ठीक है, इस तरीके से रिकंस्टिट्यूट एक हाइब्रिड वायरस बनाया
ठीक है, और फिर क्या किए, सिम्टम्स चेक की। ये इनका मेथड था। अब देखो इन्होंने किया क्या। जैसे देखो मेरे पास 2 स्ट्रेन है, मेरे पास आपकी 2 स्ट्रेन आपके वायरस की है, एक TMV-A और एक TMV-B। ठीक है, इसके पास प्रोटीन है, ये पिंक पिंक कलर के आप प्रोटीन देख रहे हो, और इसके पास अपना RNA है। ठीक है, इसके पास आपके लाइट ब्लू कलर का आपका प्रोटीन है, और इसके पास अपना RNA है। ठीक है, ये अपना RNA और ये आपका प्रोटीन है। अब क्या किया, इसके प्रोटीन को तो इसके ऊपर लगा दिया, ठीक है, और इसके प्रोटीन को इस RNA के ऊपर लगा दिया। ये देख रहे हो आप, ये प्रोटीन आ गए ऊपर से, और इसके अंदर RNA तो सेम टू सेम RNA B का ही है, और यहां पे RNA A का है, और प्रोटीन किसके हैं, B के। अब इस वायरस को एक हेल्थी तंबाकू प्लांट के अंदर डाला, इस वायरस को भी डाला, और ये देखा कि जो तंबाकू के अंदर चेंज आई, उनके अंदर जो प्रोजेनी बनी वो कैसी बनी। इसके अंदर कैसी बनी, टाइप A की प्रोजेनी बनी, और इसके अंदर कैसी बनी, टाइप B की प्रोजेनी बनी। इसका हमने क्या लिया था, टाइप B का RNA लिया था। इसका हमने क्या लिया था, इस वाले का हमने क्या लिया था, टाइप A का RNA लिया था। ठीक है, तो इस वजह से मैं ये कह सकता हूं क्या, कि जहां जहां जिस तरीके का RNA था, वहां वहां उस तरीके की आपकी प्रोजेनी बनी। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपके ये प्रूफ हुआ कि कई तरीके के वायरस में आपका RNA जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रोटीन आपका जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। एक न्यूक्लिक एसिड आपका जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड आपका जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, वो DNA भी हो सकता है, और वो RNA भी आपका हो सकता है। ठीक है, RNA भी आपका हो सकता है। अब देखो ये एक्सपेरिमेंट हमने प्रीवियस लेक्चर में और आज के लेक्चर में हमने देखे। सबसे पहले ग्रिफिथ 1928 में, और फिर उनके स्टूडेंट 1944 में। ठीक है, कि आपका DNA है, प्रोटीन नहीं है, आपका RNA और प्रोटीन नहीं है। फिर हर्सी एंड चेज ने DNA है, DNA के ऊपर मोहर लगा दी थी, ठीक है ना, अपनी जेनेटिक मटेरियल से। और फिर फ्रैंकलिन जो अभी हमने किया, इन्होंने क्या किया कि RNA जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है कुछ एक वायरस के अंदर, ठीक है ना, ठीक है ना, लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर ऐसा नहीं है कि आपका RNA जेनेटिक मटेरियल हो। वायरस के अंदर आपका हो सकता है, ये जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, और इन्हें आगे बात करते हैं DNA और RNA की, कि ऐसा क्यों होता है कि यूकैरियोट्स के अंदर आपका RNA जेनेटिक मटेरियल होता है, DNA जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। तो स्टूडेंट इसके कई सारे रीजन है। देखो हम लोगों ने अभी तक DNA की फॉर्मेशन किस तरीके से हुई थी वो देख ली थी। हमने देखा था कि RNA के अंदर कौन कौन से आपके बेस थे, आपके एडेनिन था, ग्वानिन था, यूरासिल था, और आपका साइटोसिन था। वहीं DNA के अंदर आपके कौन कौन से बेस थे, आपका एडेनिन था, ग्वानिन था, थाइमिन था, और साइटोसिन था। मतलब RNA के अंदर यूरासिल होता है और DNA के अंदर थाइमिन होता है, और जो थाइमिन स्ट्रक्चर होता है बेटा वो ज्यादा स्टेबल होता है किससे, यूरासिल से। इसलिए DNA जो होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है। सेकंड थिंग, RNA के अंदर कौन सी शुगर होती है, RNA के अंदर कौन सी शुगर होती है सर, RNA के अंदर राइबोस शुगर होती है, जिसकी सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और DNA की बेटा जो सेकंड पोजीशन होती है उस पे OH ग्रुप नहीं होता, डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, यहाँ पे OH ग्रुप आपका प्रेजेंट नहीं होता। तो इस वजह से क्या हुआ, DNA में आपका OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता। इस वजह से क्या होता है कि आपका डीऑक्सीराइबोस शुगर बनी, और डीऑक्सीराइबोस शुगर बेटा आपकी इजिली म्यूटेबल नहीं होती, इसके अंदर इजिली चेंज नहीं आते। इस वजह से बेटा DNA आपका ज्यादा स्टेबल होता है, RNA आपका कम स्टेबल होता है। और इसी वजह से बेटा जहां जहां आपका DNA प्रेजेंट होता है वहां वहां आपकी बेटा जो आपकी मतलब कहते हैं ना कि काफी प्रोटेक्ट करके रखा जाता है DNA को, काफी, क्योंकि ये क्या होता है काफी स्टेबल होता है, और ये आपकी काफी सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करके रखता है। इसलिए हम इसको डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के अंदर रखते हैं, चाहे वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया का DNA हो, चाहे वो आपका न्यूक्लियस का DNA हो। न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन होता है, ताकि DNA को आपको प्रिजर्व करके रख सके, DNA उसके अंदर रख सके, ठीक है ना।
तो इसलिए आरएनए जो होता है वो आपका काफी वायरस के अंदर पाया जाता है, इसलिए म्यूटेटेड जल्दी हो जाता है। आप देख रहे हो ना कोरोना वायरस, आज कोरोना वायरस की वैक्सीन क्यों नहीं बन रही? क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो जल्दी जल्दी म्यूटेबल होता है, उसके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, इस वजह से वो जल्दी जल्दी म्यूटेबल होता है। ठीक है। दूसरा डीएनए है बेटा जो ज्यादा स्टेबल होता है और काफी आपके प्लांट वगैरह में पाया जाता है। डीएनए आपका काफी प्रोटेक्टेड होता है, डबल मेम्ब्रेन से हर जगह पे कवर होता है, चाहे वो न्यूक्लियस का हो चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए हो। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुछ पार्ट इसका हम लोग आज करेंगे और कुछ करेंगे बेटा कल के लेक्चर में। ठीक है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट, जो सेकंड टॉपिक है आज के लेक्चर में वो है हमारा बेटा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए का अपने आप में डबल होना, डीएनए का अपने आप में अपनी कॉपी बनाना। अब बेटा कॉपी क्यों बनानी है? कॉपी इसलिए बनानी है बेटा क्योंकि एक सेल जो है वो डिवाइड होती रहती है, और जब वो डिवाइड होती रहती है तो हर सेल के अंदर उस डीएनए की कॉपी जाना जरूरी होती है। इस वजह से हर एक सेल के अंदर डीएनए पहुंच सके, इसलिए डीएनए की बेटा रेप्लिकेशन करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो मियाइटोसिस मियोसिस होती है उसमें डीएनए के कौन से फेज के अंदर डीएनए जो है वो रेप्लिकेट होता है? बेटा एस फेज के अंदर आपका डीएनए जो है वो रेप्लिकेट होता है। और ये रेप्लिकेशन आपकी इतनी इतनी सुटेबल होनी चाहिए कि उसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है ना। इसलिए जो डीएनए होता है वो आपका काफी कल, ताकि उसकी कोई चेंज ना आए, उसके अंदर कोई म्यूटेशन ना आए, उसके अंदर इतनी भारी म्यूटेशन ना आ जाए कि बंदा ही चेंज हो जाए। इसलिए हम लोग उसको डबल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटेक्ट करके रखते हैं। अभी पढ़ के आए ना हम लोग। तो बेटा यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है, अकर्स इन न्यूक्लियस ड्यूरिंग डैश ऑफ सेल साइकिल। डीएनए की जो रेप्लिकेशन होती है वो कब होती है बेटा? एस फेज के अंदर होती है। गोल क्या है रेप्लिकेशन का? एग्जैक्ट कॉपी बनानी है ताकि हर एक सेल के अंदर वो जा सके। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, जब साइंटिस्ट ये बात कर रहे थे कि जो देखो आपके जो साइंटिस्ट थे आपके वाटसन एंड क्रिक, वो ये तो कह गए थे कि डीएनए की जो है रेप्लिकेशन होती है, लेकिन वो ये नहीं बता के गए थे कि वो किस तरीके से होती है। यहाँ पे नेल्सन एंड मेजेल्सन एंड फ्रैंकलिन आए, दो साइंटिस्ट 1958 में, और इन्होंने क्या किया बेटा, डीएनए रेप्लिकेशन के 3 मैकेनिज्म बताए कि 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपका एक वो देखो, आपका डीएनए आपका प्रेजेंट होता है, डीएनए आपका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, और रेप्लिकेशन के 3 मेथड बताए कि 3 तरीके की पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक कंजर्वेटिव मतलब जो डबल हेलिक्स है, ठीक है ना, उसके अंदर मतलब जो जैसा पेरेंट का डीएनए है वैसा एक डीएनए हमेशा, एक सेट जो है डीएनए का हमेशा जो है ओरिजिनल स्टैंड हमेशा प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। दूसरा क्या कहा, सेमी कंजर्वेटिव, इसमें ये कहा कि बोथ स्टैंड जो है आपके आते हैं, मतलब आपका पेरेंट का और जो आगे मतलब कॉपी बनाई है उसके दोनों इकट्ठे रहते हैं। डिस्पर्सिव क्या कहता है कि जो आपका डीएनए है वो आपका, जैसे मान लो डीएनए है वो आपका अलग छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है और फिर जो आपकी कॉपी बना के फिर दोबारा से वो जुड़ जाता है। देखो किस तरीके से, इस तरीके से। कैसे? कंजर्वेटिव में तो क्या कहा, कंजर्वेटिव में तो क्या कहा कि आपका जो पेरेंटल है वो लास्ट तक आपका जो है एक आपका हमेशा प्रेजेंट रहता है, जैसा पेरेंट रहता है वैसा हमेशा एक आपका हेलिक्स जो है हमेशा प्रेजेंट रहता है। दूसरा क्या कहा, डिस्पर्सिव में क्या था कि आपका जो डीएनए बनता है जब रेप्लिकेशन होती है तो वो क्या होता है, आपका छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है और उसके बाद आपका मतलब कुछ पार्ट नए का कुछ पुराने का, कुछ नए का कुछ पुराने का, कुछ नए का कुछ पुराने का, मतलब इस तरीके से वो रेप्लिकेट करता है। सेमी कंजर्वेटिव में क्या कहा, आपका जो पेरेंटल है अगर वो नया बनाता है, जैसे कि ये ब्लू नया है, ठीक है, तो वो इकट्ठे रहते हैं, मतलब एक साथ आपकी क्या है, एक साथ आपकी आगे कॉपी बनाएंगे। ठीक है। और इनमें क्या कहा था कि आपके सेपरेट हो जाते हैं, मतलब पेरेंट आपका अलग हो जाता है, नया आपका अलग बनता है। इस चीज को इन तीनों के ऊपर बेटा रिसर्च हुई और आखिरी में क्या रिजल्ट आए
उस चीज को हम लोग देखते हैं कि मेल्सन एंड फ्रैंकलिन ने अपना जो एक्सपेरिमेंट था वो आगे प्रोसीड किया। और इन्होंने किस तरीके से किया, इन्होंने क्या किया बेटा, आपका एक पेरेंट डीएनए, देखो हमें पता है डीएनए के अंदर नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं। और बेटा अगर मान लो ये यहाँ पे आपका, अगर मान लो ये एक आपका मीडिया है, इसके अंदर मैंने अगर आपका डीएनए ग्रो कर रखा है, तो जैसी नाइट्रोजन डाल लूंगा उस डीएनए के ऊपर वैसी नाइट्रोजन आएगी ना। तो इन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरियल सेल से आपका नाइट्रोजन का N15 ले लिया, ठीक है ना, N15 ले लिया। बेटा ये आपका रेडियो एक्टिव नहीं है, हैवी आइसोटोप है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये आपका एक हैवी आइसोटोप है, ये कोई रेडियो एक्टिव नहीं है। N15 आपका इस कल्चर मीडियम के अंदर डाला, ठीक है, इस कल्चर मीडियम के अंदर N15 डाला, मतलब इस डीएनए के ऊपर सबके ऊपर क्या आ गए, आपके N15 आ गया, ठीक है ना, नाइट्रोजन 15 आपका आ गया। फिर इस डीएनए को निकाल के एक सेपरेट कल्चर मीडियम में ग्रो किया, जिस कल्चर मीडियम के अंदर क्या था, N14 था, ठीक है ना, N14 था, ठीक है। उसके बाद क्या किया, इन्होंने काफी टाइम तक उस वहां पे N14 के अंदर आप इस डीएनए को, ये जो हम डीएनए को इस मीडिया के अंदर काफी टाइम तक ग्रो करवाया, ठीक है। फिर क्या क्या रिजल्ट प्रोवाइड हुए उसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। कैसे, इस तरीके से देखो क्या क्या किया, आपका जो डीएनए था, ठीक है, उसको पहले N15 मीडियम में ग्रो करवाया, फिर वहां से डीएनए को निकाल के N14 मीडियम में ग्रो करवाया। पहले आपका 20 मिनट्स, जो इकोलाई का जो डीएनए होता है बेटा, वो 20 मिनट्स में आपका डबल हो जाता है, मतलब 20 मिनट में आपका 1 से 2, ठीक है, नेक्स्ट दे दी तो 2 से 4, ठीक है ना, 4 से 8, इस तरीके से हर 20 मिनट में बेटा डबल होता चला जाता है। और इन्होंने बेटा 17 जनरेशन देखी, मतलब आपकी 17 जनरेशन तक इन्होंने वेट किया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, आपका पहले आपका जो भी था उसको एक कल्चर मीडियम के अंदर लिया, फिर उसको नेक्स्ट मीडिया के अंदर आपका क्या करा दिया, नेक्स्ट मीडिया के अंदर ग्रो करवाया, ठीक है। उसके बाद बेटा इन्होंने क्या करवाया, जब मान लो 17 जनरेशन आ गई, उसके बाद बेटा इन्होंने इसका क्या करवाया, सेंट्रीफ्यूज करवाया। सेंट्रीफ्यूज का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल हाई स्पीड पे, अगर मान लो आपकी ये एक ट्यूब है, पेंडोफ ट्यूब है ये, ठीक है ना, इसके अंदर आपने कोई मीडिया डाल रखा है, कोई भी आपने कंटेंट डाल रखा है, डीएनए डाल दिया, तो वो बेटा इतनी स्पीड से मूव करता है कि आपका हर एक पार्टिकल को वो सेपरेट कर देता है, ठीक है। तो बेटा देखो आपके एन जो भी थे, N14 थे, N15 थे, उसके बाद इन्होंने क्या किया, उस डीएनए को बेटा, क्योंकि हैवी अलग होगा और आपका लाइट वेट अलग होगा, सेपरेट करवाया, सेंट्रीफ्यूज करवाया, उस हिसाब से क्या हुआ बेटा, जो हैवी था वो तो आपका नीचे आ गया और जो लाइट था वो आपका ऊपर रह जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपका हैवी जो है वो आपका नीचे और जो लाइट है वो आपका ऊपर रह गया, ठीक है। तो इसी तरीके से बेटा सेंट्रीफ्यूज कराते गए और एक उसके अंदर रिजल्ट देखा। जैसे मान लो आपका इस तरीके से नीचे आपका N15 मान लो, क्योंकि N15 आपका आइसोटोप काफी हैवी था, N15 का मिला उन्हें नीचे की तरफ, बीच में उन्हें N14 और N15 दोनों मिले, ठीक है ना, जिनके पास आपकी दोनों तरीके के नेचर थे, और ऊपर आपका मिला N14 टाइप का। कुछ नहीं है बेटा, दोबारा सुन लो एक इस चीज को, पहले डीएनए निकाला, N15 मीडियम के अंदर रखा, N15 मीडियम के अंदर रखने के बाद N14 के अंदर रखा और उसको काफी टाइम तक ग्रो करवाया 17 जनरेशन के बाद, और फिर उसको सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज करने पे क्या होता है, सेंट्रीफ्यूज करने पे आप क्या करते हो, एक ऐसी ट्यूब होती है और इन ट्यूब के अंदर डाल के आप लोग उस मीडियम को काफी तेज घुमा देते हो और वो सेपरेट हो जाता है अकॉर्डिंग टू वेट। जो लाइट वेट होता है वो ऊपर आ जाता है और जो हैवी वेट होता है वो नीचे चला जाता है। सिर्फ ये किया, देखो किस तरीके से, देखो N15 मीडियम था, N15 डीएनए को इन्होंने क्या किया, N14 मीडियम के अंदर ग्रो करवाया। तो जो नेक्स्ट जनरेशन आई उसके अंदर N15 और N14 दोनों की आपकी वेट मिला, ठीक है। उसके बाद इसको आगे फिर N14 के अंदर 17 जनरेशन तक ग्रो करवाते गए। उसके बाद इन्होंने देखा
कि तीन तरीके के आपके सॉरी दो तरीके के आपके डीएनए बन रहे थे। एक लाइट जिसमें केवल N14 थे, और एक आपका इंटरमीडिएट जिसमें आपका N14 और N15 दोनों तरीके की स्ट्रेन आपकी प्रेजेंट हो रही थी, ठीक है ना। N14 और N15 दोनों तरीके की आपकी स्ट्रेन प्रेजेंट हो रही थी, और ये बेसिकली किसके अंदर डाल करवाए थे, सीजियम क्लोराइड के अंदर डाल के इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करवाई थी, इस मीडिया के अंदर डाल के, और ये आपका 6 मोलर था। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा, ठीक है। देखो किस तरीके से, देखो N15 टाइप डीएनए है, N15 टाइप डीएनए है, ठीक है, N15 टाइप डीएनए है। अब ये क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, तो इसकी एक स्ट्रैंड अलग हो जाएगी, एक स्ट्रैंड अलग हो जाएगी। अब इस स्ट्रैंड को आपने किसके मीडियम में डालना है, आपने इसको N14 मीडियम के अंदर डाल दिया था, इसको भी आपने N14 मीडियम के अंदर डाल दिया था, ठीक है ना। जब वो रेप्लिकेट होगी तो ये आपकी N15 अलग हो, भाई ये आपकी N15 थी ना पूरी, ठीक है। जब रेप्लिकेट होगी तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगी, रेप्लिकेट होंगी तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है। और इनके ऊपर अब क्या होगा, दूसरी आपकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बननी स्टार्ट हो जाएगी। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड किसकी होगी, ये आपकी N14 की होगी, क्योंकि आपने क्या प्रोवाइड करवाया है, N14 इसके अंदर मीडियम डालना है, ठीक है। तो देखो ये आपकी जी नोट आपकी इनिशियल थी, और G1 इसके ऊपर आपकी नई आई है, वो कौन से मीडियम की थी, वो N14 मीडियम की थी। नेक्स्ट में आपने फिर इसको ग्रो करवाया, इसमें एक स्ट्रैंड तो आपका क्या था, आपका N15 का था, जिसको मैं G नोट से डिनोट कर रहा हूं, और एक आपका क्या है, G1 है, जिसको मैं N14 बोल रहा हूं, ठीक है ना। और आपने मीडियम N14 डाला है, तो इसके ऊपर फिर दोबारा से N14 आ गया, देखो ये दोनों आपके N14 आ गया, और जो N15 था इसके ऊपर कैसी आ गई, आपकी N14 टाइप की आ गई। तो बेटा जो आपका N15 है वो आपका कहीं नहीं गया, वो ना तो कुछ एक जनरेशन के बाद खत्म हो गया, और ना ही वो अपना पूरा शो कर रहा है। इस वजह से बेटा ये जो आपकी रेप्लिकेशन है, इस रेप्लिकेशन को मैं क्या बोलता हूं, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन बोलता हूं। बेटा दोबारा सुन लो, कुछ नहीं किया, N15 की डीएनए लिया, और डीएनए जब रेप्लिकेट होता है तो उसको सेपरेट होना पड़ता है, और सेपरेट जब होते हैं तो मैंने इनको क्या किया, N14 मीडियम के अंदर डाल दिया, N14 मीडियम के अंदर डाल दिया। तो इसके ऊपर जो दूसरी आपकी स्ट्रेन आएगी वो आपकी कैसी आएगी, N14 टाइप की आ गई, N14 टाइप की आ गई, ये ब्लू कलर की, ठीक है ना। इसके ऊपर भी आपकी N14 टाइप की आ गई। अब मैंने क्या किया, इनको आगे फिर इनकी रेप्लिकेशन करवाई, तो आपका G नोट आपका अलग हो गया, और G1 आपका अलग हो गया, मतलब N15 आपका अलग हो गया, और N14 आपका फिर अलग हो गया, और उसको फिर आपको N14 मीडियम में डालना है, तो इसके ऊपर फिर N14 की आ गई, और इसके ऊपर फिर N14 की आ गई। ये देख रहे हो आप इस तरीके से, ठीक है ना। तो एक तो कैसा रहा आपका हाइब्रिड बना, और एक कैसा रहा आपका न्यू टाइप बना। मतलब हाइब्रिड बनने से मैं ये कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि जो पेरेंटल जो आपका डीएनए था, ना तो वो पूरा शो हुआ, ठीक है ना, और ना ही वो जनरेशन से खत्म हुआ। इसलिए ये कैसी कंजर्वेशन है, ये आपकी कैसी रेप्लिकेशन है, सेमी कंजर्वेटिव टाइप की रेप्लिकेशन है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आप लोगों को बेटा ये चीज समझ में आई होगी। अगर नहीं आती फिर भी तो आप लोग एक बार उस चीज को कमेंट बॉक्स में लिख के बता दिएगा। अगर आपको अच्छी लगती है तो एक बार उसको लाइक शेयर करके कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मुझे अप्रिसिएशन मिले। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।